तो आज कहानी साउथ की है और इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे हमेशा मतलब सोचने पे मजबूर कर देती है। अपने पूरे क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे मैंने इसी लाइन पे, जब दो प्यार करने वालों आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए और जान तक ले ली। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ऐसी क्या चीज़ होती है कि फिर अचानक वो उन्हीं की जान ले लेते हैं। बल्कि एक चीज़ और भी होती है कि कई बार वो जान जान कहते हैं कि ये मेरी जान है, ज़िंदगी है, और उसी जान और ज़िंदगी को फिर वो अपने हाथों से छीन लेते हैं। तो ये कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत, कैसा जान, कैसी ज़िंदगी, क्या है, समझ में कोशिश करता हूँ समझने की, लेकिन इस सवाल का जवाब कभी मिला नहीं कि इंसान अचानक कैसे जिससे इतना प्यार करता है वो उसकी जान भी ले सकता है। ये कहानी इसी प्यार, इसी जान, इसी ज़िंदगी, उन सारी चीज़ों को मिलाकर है। कहानी केरल की है, कहानी केरल के तिरुवनंतपुरम की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट, NITC, बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है ये और नामी भी है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है यहाँ पढ़ना। तो इसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट में 2012 की ये कहानी है। एक लड़की आती है रिसर्च स्कॉलर के तौर पर पढ़ने के लिए। नाम था कुमारी इंदु, उम्र थी करीब 25 साल। इसी इंस्टीट्यूट में तब एक असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करते थे जो पहले से पढ़ा रहे थे इंदु के वहाँ एडमिशन लेने से पहले। नाम था सुभाष। कॉलेज में सुभाष और इंदु की मुलाकात होती है, क्लास में आमना सामना होता है, धीरे धीरे वक्त बीतता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, दोनों में एक दूसरे से दोनों का प्यार हो जाता है। और इसी दौरान इनकी ये प्रेम भरी कहानी जो है वो चलती रहती है। तो एक तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष और दूसरी तरफ इंदु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वक्त बीतता है धीरे धीरे। इस दौरान में सुभाष इंदु के इतने करीब आ जाता है और इजहार मोहब्बत के बाद वो ये भी कहता है कि वो शादी करेगा। और उस वक्त तक इंदु भी तैयार थी शादी करने के लिए और लगा कि अब सब कुछ ठीक होगा, हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन अचानक अप्रैल 2012 में वक्त ऐसे करवट लेता है कि सब कुछ बदल कर रह जाता है। बात थी 24 अप्रैल 2012 की। 24 अप्रैल को सुभाष ने एक सरप्राइज देने के लिए इंदु को टिकट बुक कराता है। वो दो, एक टिकट वो दिल्ली टू सिक्किम के लिए बुक कराता है, 2 टिकट अपने और इंदु के लिए, और 2 टिकट वो तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड जाने के लिए। एक कोई ट्रेन थी, उसमें वो 3rd AC में 2 टिकट बुक कराता है। 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड जाना था सुभाष और उसकी गर्लफ्रेंड को, इंदु को। और ये जाना इसलिए था, जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये कि सुभाष इंदु के साथ शादी करना चाहता था और उसने 25 अप्रैल को कोझिकोड में ही अदालत में अपनी शादी रजिस्टर करवाने का पूरा प्लान कर लिया था कि कोर्ट मैरिज करेंगे। और ये चीज़ इंदु को उसने छुपा कर रखी थी, इंदु को सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन इंदु को उसने ये बता दिया था कि हमारी 25 अप्रैल की ट्रेन है और हम दोनों कोझिकोड जाएंगे। 1 रात की जर्नी है ये तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड की। रात में आप बैठिए, सुबह आप उतर जाएंगे। इंदु तैयार हो गई थी क्योंकि इससे पहले भी ये लोग कई बार बाहर ट्रैवल कर चुके थे। लेकिन इंदु को ये नहीं पता था कि सुभाष उसको क्यों लेकर जा रहा है। 24 अप्रैल को ही ये टिकट बुक कराता है। जो टिकट बुक कराया उसने, वो दिल्ली टू सिक्किम के लिए एक तिरुवनंतपुरम की ट्रैवल एजेंसी से बुक कराई और ट्रेन के टिकट वो खुद लेकर आया था। उसका प्लान ये था कि 25 तारीख को कोझिकोड में जाकर शादी करने के बाद कोर्ट में वो वहीं से वापस आएगा और फिर तिरुवनंतपुरम से ये लोग सीधे सिक्किम चले जाएंगे हनीमून मनाने के लिए। 25 तारीख की टिकट बुक है, 24 अप्रैल को टिकट बुक कराई। अब इस दौरान में इधर ये हो रहा था कि इंदु के घर वालों ने इंदु के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था और देखते देखते आखिरकार एक लड़का उन्हें पसंद आ जाता है और इंदु की शादी उस लड़के से तय कर देते हैं। इंदु इस शादी के लिए खुद हामी भर देती है। इंदु और जिस लड़के से शादी हुई थी दोनों एक कास्ट के थे, लेकिन सुभाष और इंदु का कास्ट अलग था और इंदु के घर वाले इन चीज़ों को बड़ा कास्ट और उसमें बहुत बिलीव करते थे। तो जो इंदु के पिता थे कृष्ण नायर, उन्होंने बाकायदा इंदु की मर्जी से उसका रिश्ता तय किया और इंदु शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन इंदु ने शादी की ये बात सुभाष को नहीं बताई और उससे छुपा ली,
कि उसका रिश्ता तय हो गया है, उसकी शादी होने जा रही है। सुभाष को इसके बारे में कोई भनक ही नहीं लगी, ये भनक लगती भी नहीं और शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन हुआ ये कि 24 अप्रैल को ही सुबह टिकट बुक कराता है सुभाष, और शाम को इंदु के माँ बाप मतलब कृष्ण नायर और उनकी पत्नी सुभाष के घर पहुंच जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इंदु के घर वालों को मालूम था कि सुभाष और इंदु बड़े अच्छे दोस्त हैं, और सुभाष असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, एक अच्छी खासी पोस्ट पे है, और इंदु उसी कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर है। तो इन दोनों के रिश्ते और इनकी दोस्ती, वो ये मानकर चलते थे इंदु के घर वाले कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंदु का बेस्ट फ्रेंड है। तो अब इंदु की शादी हो रही है और उसके बेस्ट फ्रेंड को ना बुलाएं, ये कैसे हो सकता है। यही सोचकर इंदु को बिना बताए इंदु के माँ बाप सुभाष के घर पहुंच जाते हैं, शादी का कार्ड लेकर इंदु के। इंदु को भी नहीं मालूम कि उसके माँ बाप सुभाष के घर जा रहे हैं, शायद अगर ऐसा पता होता तो वो रोक लेती। और उसके बाद वो सुभाष के घर जाते हैं। सुभाष इंदु के माँ बाप को देखता है, बड़ा खुश होता है, लेकिन वो खुशी थोड़ी देर में गायब हो जाती है जब वो अपने आने का मकसद बताते हैं। कहते हैं कि ये इंदु की शादी फिक्स हो गई और तुम चूँकि इंदु के बहुत अच्छे दोस्त हो, करीबी दोस्त हो, तो हम तुम्हें कार्ड देने के लिए आए, शादी में ज़रूर आना। अब सोचिए, जो सुभाष अगले दिन जिसने इंदु के साथ शादी रजिस्टर कराने के लिए कोर्ट में टिकट तक बुक करा रखी है, हनीमून पे जाने के लिए सिक्किम तक की टिकट बुक करा रखी है, उसी होने वाली पत्नी की शादी का कार्ड किसी और के साथ शादी के लिए इंदु के माँ बाप घर पे देने आए, तो फिर क्या हुआ होगा। सुभाष के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि अगर इतनी बात आगे बढ़ गई थी, इंदु की शादी तय हो गई, कार्ड तक छप गया और इंदु की मर्जी से हुआ, तो इंदु ने यह बात उससे क्यों नहीं बताई, उसे छुपाया क्यों। लेकिन फिर भी उसे लगा कि शायद इंदु किसी दबाव में होगी, उसका प्यार ये मानने को तैयार नहीं था, और उसे लगा इंदु के घर वाले और कास्ट और बाकी चीज़ों के बारे में सोच वो जानता था, तो लगा कि किसी न किसी प्रेशर और दबाव में वो ये शादी करने के लिए तैयार हुई। कोई नहीं, मैं इंदु को मना लूँगा और पहले के प्लान के हिसाब से सब कुछ करेंगे। कार्ड रख लेता है, 24 अप्रैल गुजर जाता है। 25 अप्रैल की टिकट बुक थी, इंदु को भी मालूम था। 25 अप्रैल को अब दोनों स्टेशन पे मिलते हैं, और इसके बाद वो कोझीकोडे जाने के लिए तिरुवनंतपुरम से ट्रेन पकड़ते हैं। रात भर की जर्नी थी, सुबह उतर जाना था। 3rd AC में टिकट थी दोनों की। ट्रेन पकड़ने के बाद अब रास्ते में दोनों बर्थ पे हैं और बातचीत हो रही है। पहली बार सुभाष शादी और कार्ड के बारे में बताता है कि तुम्हारे मम्मी पापा आए थे। इंदु बताती है हाँ। वो उसे समझाता है कि देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इंदु कहती है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों के कास्ट में फ़र्क है, दोस्ती और प्यार तक ठीक है, इसके बाद नहीं। अब वो उसको फिर बताता है कि मैं तो तुमको इसलिए यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि हमें कोझीकोडी में जाकर कोर्ट में शादी करनी है, मैंने हनीमून के लिए टिकट तक बुक करा रखा है, उसके बाद हम वहाँ से सिक्किम जाएंगे। ये सारी चीज़ें सुनकर इंदु को गुस्सा आ जाता है और इंदु ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है। अब जाहिर सी बात, AC 3 टायर में बाकी भी पैसेंजर हैं, तो जब थोड़ा गुस्से में बात ज़्यादा होने लगता है, तो जब बात होने लगी तो सुभाष को भी लगा कि बाकी पैसेंजर कहीं कुछ डिस्टर्ब ना करें, तो वह इंदु को मना कर कहता है कि चलो आओ, थोड़ा हटकर बात करते हैं। और वो कंपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंच जाता है। AC 3 टायर था, लेकिन वो दरवाज़ा खोल देता है। रात के करीब 2 बज रहे थे, मंजिल आने में अभी 3 से 4 घंटे बाकी थे। वो एक बार दरवाजे पे खड़ा होकर फिर इंदु को मनाने और समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, शादी करने की सारी तैयारी कर ली है, तुम अगर दबाव में हो, तनाव में है घर वालों को, तब भी बता दो, लेकिन हम शादी करेंगे। इंदु उसे समझाती है कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। बात बढ़ती जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है और इंदु का इनकार इतना बुरा लगता है सुभाष को कि रात करीब 2 बजे के आसपास ये ट्रेन जब प्रयार नदी के पास से गुजर रही थी। प्रयार नदी जो है वो अलुवा रेलवे स्टेशन के पास है और ये करीब 40 किलोमीटर दूर है वाइजाग से। प्रयार नदी के पास ये ट्रेन एक पुल पे पहुंचती है। ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि पुल पुराना और कमज़ोर था। कई आप रेलवे में अगर सफ़र करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पुल आते हैं जहाँ ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। तो इस प्रयार नदी के ऊपर के इस पुल की भी कहानी यही थी। ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी, दोनों में बहस जारी थी। इंदु लगातार मना कर रही थी, सुभाष लगातार उसे समझा रहा था। आखिरकार जब सुभाष को लगा कि इंदु किसी कीमत पर तैयार नहीं होगी, उसे इतना गुस्सा आया कि जिस दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे ही ये ट्रेन प्रयार नदी के ऊपर अलुवा पुल पे पहुंचती है, बल्कि अलुवा रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर पहले, वो गुस्से में इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है। इंदु नीचे गिरती है, ब्रिज के किसी पाइप से उसका सर टकराता है और नीचे जाकर वो फिर नदी में गिर जाती है। अंधेरा, चूँकि रात का 2 बज रहा है, अंधेरा का है इस वक्त, तो इंदु नीचे गिर जाती है
इसके बाद सुभाष वापस आता है, फिर अगली मंजिल पे उतर जाता है, चला जाता है, बात आई गई होगी। अब अगले दिन पूरे दिन इंदू का फ़ोन उसके घर वालों को नहीं आ रहा है, उसके नेक्स्ट डे भी नहीं आ रहा है। ये 25 अप्रैल और 26 अप्रैल की रात की बात थी 2012 की। घर वाले इधर उधर उसको ढूंढते हैं, उसका मोबाइल मिल रहा है लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ है। सुभाष से भी पूछते हैं, सुभाष बोलता है मुझे नहीं मालूम। तलाश जारी थी। इसी दौरान में 2 दिन के बाद 27 अप्रैल को इसी परियार नदी के अंदर कुछ जो रेत और बाकी निकालते हैं मजदूर, वो वहाँ पे काम कर रहे थे और नदी किनारे अचानक उन्हें एक लाश दिखाई देती है। लाश लड़की की थी। लाश को देखने के बाद चूंकि उस वक्त तक इंदू की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई थी, तो लाश को ले जाया जाता, पोस्टमार्टम होता है। तो ये पहले चूंकि लाश जो है वो रेलवे ब्रिज के नीचे मिली थी, तो रेलवे पुलिस इसकी जांच करती है और रेलवे पुलिस जब जांच करती है तो इसको एक सुसाइड का मामला कि ट्रेन से कूद कर एक लड़की ने जान दे दी, ये अपनी रिपोर्ट बनाकर वो फाइनल दे देती है। लाश की तस्वीर और बाकी चीज़ों से फिर पुलिस के जरिए पता चलता है और शिनाख्त होती है कि लाश इंदू की है जो 25 अप्रैल से गायब है। अब जब ये बात पता चलती है तो इंदू के घर वाले फिर लाश को देखते हैं, पहचानते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि इंदू की लाश है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच करती है। तो जो पुलिस जब जांच कर रही थी तो पुलिस ने भी रेलवे पुलिस की रिपोर्ट को ही फाइनल माना और कहा कि एक चलती ट्रेन से एक लड़की ने छलांग मारकर खुदकुशी कर ली। अब पुलिस ने जब जांच की तो ये कि क्यों खुदकुशी करेगी, तो पुलिस ने कहा कि जब उसे ये भी पता चला कि इंदू की शादी होने वाली थी, शायद शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही थी, वो नाखुश थी शादी से और इन्हीं वजहों से शायद उसने खुदकुशी कर ली। इस दौरान में सुभाष से भी पूछताछ की पुलिस ने, क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। तो सुभाष ने भी यही बयान दिया, लेकिन सुभाष ने अपने बयान में फिर ये बताया कि हाँ 25 अप्रैल को वो छुपा नहीं सकता था। उसे लगा था कि शायद ये ट्रेन के टिकट और बाकी चीज़ें और मोबाइल के कॉल डिटेल उसे पकड़ा सकते हैं। तो उसने बताया कि वो किसी काम से दोनों, चूँकि पहले भी गए थे तो कभी घर वालों को कोई एतराज़ हुआ नहीं था क्योंकि दोनों को अच्छा दोस्त मानते थे। तो उसने कहा कि हम लोग तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड जा रहे थे, रात को मैं सो गया और इंदू भी सो गई, लेकिन सोने से पहले इंदू ने यह कहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है और बड़ा परेशान है, ये है वो। तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से वो ट्रेन से कूद गई, लेकिन मुझे एहसास नहीं होने दिया। तो ये बयान भी काफ़ी अहम साबित हुआ। तो पुलिस ने भी इस रिपोर्ट को यही माना और कहा कि यह सुसाइड है और इंदू ने शादी की वजह से ही, जबरन शायद कराई जा रही थी, खुदकुशी कर ली। केस क्लोज हो गया। लेकिन इंदू के पिता कृष्ण नायर वो अड़े रहे कि मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, ये शादी उसके लिए दबाव नहीं था, तनाव नहीं था, वो अपनी मर्जी से कर रही थी। और उन्होंने अपने लेवल पे भी उस वक्त जब जांच वाँच की तो पता चला कि उस ट्रेन में, चूंकि जब चार्ट बनती है सारे लोगों के एड्रेस नंबर भी होते हैं, तो अपने लेवल पे भी वो जांच कर रहे हैं और पता चला कि इसके साथ इसका कोई बॉयफ्रेंड था। लेकिन पहले कुछ और बात थी कि कोई और हो सकता है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो तो सुभाष ही था और सुभाष ने भी ये मान लिया। लेकिन इससे कुछ साबित नहीं हो रहा क्योंकि दोनों की दोस्ती सबके सामने थी। इसी दौरान उस नदी के किनारे जो मजदूर रेत निकाला करता था, जिससे शुरुआत में रेलवे पुलिस ने ही पूछताछ की थी, उससे दोबारा जब पूछताछ हुई तो उसने कहा कि रात का वक्त था, मैं नदी के किनारे ही वहीं पे सो जाता था क्योंकि सुबह सुबह उठ के काम करना होता है। तो मैंने अचानक देखा कि ट्रेन के ऊपर से कोई एक चीज़ नीचे आकर गिर रही है। शायद वो इंदू ही थी, टाइमिंग भी वही था। लेकिन उसने कहा कि जब वो लड़की गिर रही थी तो ऐसा नहीं था कि वो छलांग मार रही है, क्योंकि मैंने उसके पीछे एक साया देखा था उस बॉगी के अंदर, उस कंपार्टमेंट में। तो इसका मतलब है कि वो लड़की जब नीचे गिर रही थी उसके पीछे कोई खड़ा हुआ था। तो बहुत मुमकिन है कि उसने धक्का दिया और ये पहली चीज़ थी, पहला खुलासा था। इसके बाद इसी लाइन को लेकर इंदू के पिता कृष्ण नायर हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जानी चाहिए, थोड़ी जांच करे क्योंकि ये सुसाइड नहीं है। हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को मान ली और इसके बाद क्राइम ब्रांच को ये मामला जांच के लिए दिया। क्राइम ब्रांच की बाकायदा एक टीम बनाई गई। उस टीम ने सारी जब छानबीन की तो फिर एक से एक चीज़ें निकल कर आई। जो पहली चीज़ आई, क्राइम ब्रांच ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से देखी तो पता चला कि इंदू के शरीर में, खासतौर पे उसके सर के पिछले हिस्से में गहरे चोट का निशान था। ट्रेन से जंप करने वाला या ट्रेन से कूदने वाले की चोट हमेशा उसके फ्रंट शरीर के सामने वाले हिस्से में होंगे, या तो सामने सर में होगा, चेहरे पे होगा, हाथ पैर सीने पे होगा, पीछे की तरफ नहीं होगा। क्योंकि जब आदमी कूदता है तो वो सामने की तरफ से कूदता, उल्टा होकर नहीं कूदता है। और अगर किसी को धक्का दिया गया है तो इसका मतलब है कि पीछे उसको चोट आ सकती है। और इंदू के सर के पिछले हिस्से में चोट थी। जब उसको पुल से गिराया गया तो कोई पुल का एक हिस्सा उसके सर में जा लगा। फॉरेंसिक की रिपोर्ट के हिसाब से इंदू ने छलांग नहीं लगाई, बल्कि उसे किसी ने धक्का दिया।
जब ये बात क्राइम ब्रांच को पता चली, इसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की। तो पहले इन दोनों की टिकट कहाँ से बुक हुई, उस ट्रैवल एजेंट तक पहुँचे। ट्रैवल एजेंट के जरिए जब ये लोग पहुँचे तो पता चला कि तिरुवनंतपुरम का वो ट्रैवल एजेंट ने एक नया खुलासा किया जो अब तक सामने नहीं आया था। वो ये कि सुभाष और इंदू के नाम पे 2 टिकटें तिरुवनंतपुरम से दिल्ली तक की बुक थी और दिल्ली से सिक्किम की बुक थी 26 या 27 अप्रैल के लिए। तो अब ये नया खुलासा कि ये क्यों बुक थी और सुभाष ने क्यों कराया, क्योंकि अब तक ये लोग इतनी दूर कभी नहीं गए थे। फिर सुभाष के ऊपर जीरोइंग किया, सुभाष के मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीज़ों को खंगालना शुरू किया। तो उसमें से बहुत सारी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिले दोनों के करीबी के, इंदू और सुभाष के आपस के। तो इससे यह क्लियर हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, प्यार भी है। फिर इंदू की शादी दूसरी जगह, फिर ये भी था कि ये कुछ और है। तो इन सारी चीज़ों और टिकट की बुकिंग को देखते हुए आखिरकार क्राइम ब्रांच ने सुभाष को उठाकर पूछताछ करने का फैसला किया। सबसे बड़ी चीज़ ये कि उस रात का जो लोकेशन था वो मोबाइल भी दोनों का ट्रेस कर गया। असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष के ऑफिस के कमरे में इंदू के बाल और बाकी चीज़ों के कुछ सैंपल भी मिले। तो इन सारी चीज़ों ने उनके करीबी रिश्ते की एक तरह से चुगली खा दी। सुभाष को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई और आखिर में सुभाष ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि मुझे सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि मैं इंदू से शादी करना चाहता था। इंदू की शादी कहीं और तय हो गई और मुझे उसने बताया तक नहीं। उसके माँ बाप जब कार्ड लेकर आए तब मुझे पहली बार पता चला। फिर भी मैंने इंदू को समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की। तब मुझे लगा कि वो मेरी नहीं हो सकती, तो मुझे लगा कि वो किसी और की भी नहीं हो सकती और इसीलिए चलती ट्रेन से मैंने उसे धक्का दे दिया।